नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 27 सितंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ रहें। बीबीएन में नहीं सुधर रहे उद्योगपति, नाले में बहा दिया प्रदूषित पानी, सरसा नदी और नाले में झाग के ढेर। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में प्रदूषण नियंत्रण मानकों को धत्ता बताने पर उतारू, कुछ उद्योग बोर्ड की सख्ती के बावजूद बाज नहीं आ रहे हैं। हालात यह है कि मंगलवार को बद्दी के संडोली में सब्जी मंडी के पास के नाले में बेलगाम उद्योग ने प्रदूषित पानी बहा दिया, जिससे नाले से लेकर सरसा नदी तक झाग ही झाग हो गया। बताया जा रहा है कि काठा स्थित लिक्विड डिटर्जेंट निर्माता उद्योग से केमिकल युक्त प्रदूषित पानी को ईटीपी में ट्रीट करने की बजाय नाले में ठिकाने लगाया जा रहा था, जिससे नाले में झाग के ढेर बन गए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मामले की सूचना मिलते ही बद्दी बाईपास स्थित नाले पर पहुंचे और पानी के सैंपल भरे। बोर्ड की टीम ने बद्दी के काठा स्थित इंडोग्रीन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी उद्योग में दबिश दी और निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों के आधार पर कड़ा कदम उठाते हुए आला अधिकारियों को उक्त उद्योग की बिजली काटने की सिफारिश कर दी है। यह नाला आगे जाकर सरसा नदी में मिलता है। इस प्रदूषित पानी के कारण कई किलोमीटर दूर तक नदी के किनारे काफी देर तक झाग के ढेर लगे रहे। इसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बद्दी के अफसरों को दी, जिसके बाद बोर्ड के अधिकारियों ने हरकत में आते हुए तुरंत घटनास्थल का रुख कर पानी के सैंपल भरे। एचडीएम पानी के सैंपलों की जांच। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बद्दी स्थित मुख्य पर्यावरण अभियंता प्रवीण गुप्ता ने बताया कि पानी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। इसी मामले में एक उद्योग की संलिप्तता सामने आई है, जिसकी बिजली काटने की सिफारिश की गई है। पीसीबी ने कसा शिकंजा। बीबीएन में बेलगाम उद्योग अक्सर प्रदूषित पानी नदी नालों में छोड़ देते हैं। ऐसे उद्योगों पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई कर शिकंजा भी कसा है। बीते दिनों भी बोर्ड ने प्रदूषण नियंत्रण मानकों की अवहेलना करने वाले 14 उद्योगों की बिजली काट दी थी, लेकिन इसके बावजूद कई उद्योग लापरवाह बने हुए हैं। कहने को बीबीएन के तकरीबन सभी उद्योगों में ईटीपी लगे हैं, लेकिन कई उद्योगपतियों ने ईटीपी लगाने के बाद ट्रीटमेंट में होने वाले खर्चे के डर से इन्हें चलाना ही गंवारा नहीं समझा। 6% ब्याज सहित करे भुगतान। प्रदेश हाई कोर्ट ने वित्त सचिव और महालेखाकार को जारी किए आदेश। प्रदेश हाई कोर्ट ने कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग से सेवानिवृत्त उपनिदेशकों को छठे वेतन आयोग के वित्तीय लाभ की बकाया राशि 6% ब्याज सहित देने के आदेश जारी किए। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने सेवानिवृत्त उपनिदेशकों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात प्रदेश सरकार के वित्त सचिव और हिमाचल प्रदेश महालेखाकार को यह लाभ 6 सप्ताह के भीतर अदा करने के आदेश दिए। कोर्ट ने प्रार्थियों की याचिका को स्वीकारते हुए 1 जनवरी 2016 से 30 अप्रैल 2018 तक का बकाया संशोधन वेतनमान 6% ब्याज सहित देने और प्रार्थियों की पेंशन, ग्रेट्युटी, लीव इनकेशमेंट और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का लाभ 1 जनवरी 2016 से 6% ब्याज सहित देने के आदेश दिए। प्रार्थियों ने आरोप लगाया था कि उन्हें छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक अभी तक कोई वित्तीय लाभ नहीं दिए। प्रार्थियों का कहना था कि प्रदेश सरकार ने 3 जनवरी 2022 को संशोधित वेतनमान संबंधी नियम बनाए हैं। इन नियमों के तहत सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाया और कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से यह लाभ देने की घोषणा की।
प्रार्थियों का कहना था कि वे भी संशोधित वेतनमान की बकाया राशि पाने के हकदार हैं, क्योंकि वे 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। कोर्ट ने प्रार्थियों की दलीलों से सहमति जताते हुए इसे भेदभाव का मामला पाया। अटल टनल में आपका स्वागत। कुल्लू मनाली मार्ग बहाल, पर्यटक बेझिझक कर सकते हैं वादियों का दीदार। अटल टनल रोहतांग आपका इंतजार कर रही है। आप बेझिझक यहां का दीदार करने आ सकते हैं। बीते सप्ताह भी यहां का सुंदर नजारा देखकर बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर सहित पर्यटक यहां से घर गए हैं। उन्होंने भी कुल्लू मनाली की हालात के बारे यहां का पॉजिटिव संदेश दिया है। फिल्म यूनिट्स का संदेश अब मनाली लाहुल के पर्यटन को खींच लाने में मददगार साबित होगा। वहीं टूरिज्म से जुड़े कारोबारियों ने भी पर्यटकों से अपील की है कि कुल्लू मनाली मार्ग बहाल हो गए हैं। वहीं अटल टनल रोहतांग के अलावा लाहुल की वादियों को आसानी से निहार सकते हैं। बता दें कि अब यहां के हालातों की पॉजिटिव सूचना प्रदेश के कोने कोने के साथ देश के अन्य राज्यों से पर्यटक इस ओर आने आरंभ हो गए हैं। एसपी मयंक चौधरी के बोल। एसपी लाहुल स्पीति मयंक चौधरी ने बताया कि अब लाहुल में पर्यटक वाहन पहुंच रहे हैं। अभी आंकड़ा कम है। आने वाले दिनों में पर्यटक बढ़े की उम्मीद है। पर्यटक यहां आ सकते हैं। पुलिस पर्यटकों की सहायता के हर समय तैयार रहती है। 20,419 वाहन पहुंचे। बीते सप्ताह लाहुल स्पीति जिला में अटल टनल रोहतांग होते हुए हजारों वाहन आए और गए। इसमें पर्यटक वाहन शामिल रहे। पुलिस प्रशासन की जानकारी के अनुसार बीते सप्ताह 16 से 23 जुलाई तक 9,284 के करीब वाहन लाहुल में इन हो गए, जबकि 11,135 वाहन आउट हो गए। लिहाजा इतने दिनों में कुल 20,419 वाहन लाहुल में इन और आउट हो गए। सीआईडी करेगी नशीली दवाइयों की जांच। गगरेट में पार्षद के घर से बरामद की थी खेप 210 पेटी शराब। प्रदेश के ऊना जिला के गगरेट में पार्षद के घर से पकड़ी प्रतिबंधित दवाओं का केस स्टेट सीआईडी को शिफ्ट कर दिया है। अब स्टेट सीआईडी की टीम प्रतिबंधित दवाइयों के मामले की जांच करेगी। बीते दिनों गगरेट में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स व जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने ट्रांसपोर्ट के माध्यम से दिल्ली से मंगवाए गए प्रतिबंधित 28,560 कैप्सूल जब्त करने के बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जिस मेडिकल स्टोर के नाम से यह कंसाइनमेंट आई थी उसके बिल पर मास्क, सर्जिकल ग्लव्स और सैनिटाइजर दर्शाया था। दवाइयों की तस्करी मामले में पकड़े गए मुख्य आरोपी पार्षद वीरेंद्र कुमार के घर से पुलिस ने 210 पेटी शराब की पकड़ी थी। इसके बाद पुलिस ने 25,000 प्रतिबंधित दवाओं की दूसरी खेप भी पकड़ी थी। एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस थाना गगरेट जिला ऊना में दर्ज किया गया केस अब ऊना से स्टेट सीआईडी में शिफ्ट किया है। डीजीपी संजय कुंडू ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। शीघ्रता से इस मामले को तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचाएं और इस मामले की निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से जांच हो, इसलिए मामले की जांच स्टेट सीआईडी शिमला को सौंप दी गई है। डीजीपी ने कहा कि सीआईडी इस मामले के संबंध में बड़ी साजिश की जांच करेगी और सीआईडी संगठित अपराध का पर्दाफाश करेगी। सीआईडी पुलिस अधिकारियों सहित विभिन्न व्यक्तियों की भूमिका का भी पता लगाएगी। 2.5 महीने बाद तारादेवी रेलवे स्टेशन पहुंची ट्रेन। रेल सेवाएं शुरू होने पर लोगों ने ली चैन की सांस। कालका शिमला रेलवे मार्ग पर तारादेवी तक मंगलवार से ट्रेन का संचालन शुरू हो गया। अब रोजाना कालका से तारादेवी के बीच 2 स्पेशल ट्रेन चलेगी। इसके अलावा तारादेवी से शिमला के बीच रेल सेवाएं बहाल करने का कार्य चल रहा है।
शिमला तक रेल पहुंचाने के लिए 30 सितंबर तक का लक्ष्य रखा है। पिछले सप्ताह कालका से सोलन तक रेलवे मार्ग बहाल करने के बाद अब इसे तारादेवी तक बहाल कर दिया है। मंगलवार को कालका से सोलन के बीच 2 स्पेशल गाड़ियां चली। यह दोनों गाड़ियां अनारक्षित होगी। कालका से तारादेवी के बीच पहली ट्रेन सुबह 4:30 बजे कालका से चलकर 8:45 पर तारादेवी पहुंची, जिसमें काफी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंचे हैं। रेलवे अफसरों के अनुसार ट्रेन संख्या 04506 सुबह 4:30 बजे कालका रेलवे स्टेशन से चलेगी और सुबह 8:45 पर तारादेवी पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04505 सुबह 11 बजे तारादेवी से चलेगी और दोपहर बाद 4:15 बजे कालका पहुंचेगी। ओपन हार्ट सर्जरी में टीएमसी ने रचा इतिहास, 2 दिलों के छेद भरे, एक कार्डियक वॉल्व का किया ऑपरेशन। डा राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी का अध्याय जुड़े से प्रदेश के 30 लाख से अधिक मरीजों को राहत मिलेगी। मंगलवार को भी 2 अन्य ओपन हार्ट सर्जरी की गई, जिसमें एक मरीज का कार्डियक वाल्व रिप्लेसमेंट किया गया तथा दूसरे मरीज के दिल के छेद को ठीक किया गया। बता दें कि टांडा अस्पताल में सोमवार को भरमौर की युवती की ओपन हार्ट सर्जरी के साथ ही टांडा मेडिकल अस्पताल का नाम प्रदेश में ऐसे दूसरे अस्पताल की श्रेणी में दर्ज हो गया, जहां ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा मौजूद रहेगी। इससे पहले ओपन हार्ट सर्जरी के लिए निचले हिमाचल के 7 जिलों के मरीजों को आईजीएमसी शिमला या अन्य राज्यों का रुख करना पड़ता था और सबसे ज्यादा मुश्किल दूरदराज के मरीजों को होता था। इन ओपन हार्ट सर्जरी को टांडा मेडिकल कॉलेज, आईजीएमसी शिमला व चमियाड़ा के डॉक्टरों ने सफल बनाया, जिसमें टांडा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी के सीटीवीएस विभाग के डा देशबंधु शर्मा, विशेषज्ञ डा विकास पंवर, विशेषज्ञ डा पुनीत शर्मा, शिमला चमियाड़ा अस्पताल के प्रधानाचार्य व विशेषज्ञ डा रजनीश पठानिया सहित शिमला की एनेस्थीसिया की टीम से डा यशवंत, डा शैली, डा गायत्री, डा मनविरण, परफ्यूनिस्ट डा विजय पठानिया, डा महेश, शिमला की सर्जरी विभाग से डा रजनीश पठानिया, डा सुधीर, डा सीमा सहित अन्य यह स्टाफ के सहयोगियों की भी सराहना करनी होगी, जिन्होंने लगातार 3 सफल ओपन हार्ट की सर्जरी को अंजाम दिया और मरीजों को वर्षों पुरानी बीमारी से छुटकारा दिलाया। बता दें कि तीनों ही मरीज स्वस्थ हैं। किसानों पर महंगाई की मार, बरसीन का 20-20, जौई के 12 रुपए बढ़े दाम। प्रदेश में महंगाई लोगों का पीछा छोड़े का नाम नहीं ले रही है। सस्ते राशन की दुकानों में आए दिन महंगे हो रहे राशन ने जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ाकर रखी है, अब महंगाई का असर किसानों के बीजों पर भी देखने को मिल रहा है। बरसीम का बीज जहां 20 रुपए किलो महंगा हुआ है, जौई के बीज के दाम भी 12 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा लहसुन का बीज भी 62 रुपए तक महंगा हो गया है। ऐसे में किसानों को इस बार बीज ब्लॉकों से महंगे दामों पर खरीदने पड़ रहे हैं। किसानों को इस बार बरसीम पर 50 रुपए और जौई पर 15 रुपए की सब्सिडी मुहैया करवाई जा रही है, जो कि बीते वर्ष के मुकाबले बरसीम पर 15 रुपए और जौई पर 4 रुपए सब्सिडी जहां और कम कर दी है। जौई व बरसीम के रेट में जरूर बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के किसानों को ब्लॉकों, सेल सेंटरों और सोसाइटियों में बरसीम का 1 किलो 20-95 रुपए किलो और जौई का 35 रुपए किलो के हिसाब से खरीदना पड़ेगा। विभाग को बरसीम का 1 किलो बीज 145 रुपए और जौई का 50 रुपए किलो में पड़ रहा है। इसके अलावा लहसुन के बीज पर इस बार किसानों को 25% सब्सिडी मुहैया करवाई जा रही है। किसानों को लहसुन का 1 किलो बीज 165 रुपए में मिल रहा है।
बीते वर्ष लहसुन का 1 किलो बीज 103 रुपए किलो में किसानों को बांटा गया था। ऐसे में लहसुन के दामों में इस बार 62 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एचडीएम बरसीम के बीज पर 50 रुपए सब्सिडी। कृषि विभाग हमीरपुर के उपनिदेशक सुरेश कुमार धीमा ने बताया कि कृषि विभाग में किसानों को बरसीम पर 50 रुपए और जौई पर 15 रुपए की सब्सिडी मुहैया करवाई जा रही है। किसानों को ब्लॉकों व सेल सेंटरों पर बरसीम का 1 किलो बीज 95 रुपए किलो और जौई का 35 रुपए किलो बिक रही है। लहसुन का 1 किलो बीज 165 रुपए में बिक रहा है। इस पर 25% सब्सिडी मिल रही है। बाजार में सस्ते मिल रहे बीज। बाजार में हाइब्रिड बरसीम 150 रुपए किलो में बिक रही है, जबकि जौई 40 रुपए से लेकर 60 रुपए प्रति किलो व लहसुन का बीज 150 रुपए किलो में बिक रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाजार का लहसुन विभाग के रेट से 15 रुपए तक मिल रहा है। पिछले साल बीजों के दाम। कृषि विभाग में बीते वर्ष बरसीम का फुल रेट 140 रुपए था, जिस पर किसानों को 65 रुपए की सब्सिडी मुहैया करवाई गई थी। ऐसे में बरसीम का 1 किलो बीज 75 रुपए में दिया था। इसी तरह जौई का फुल रेट 42 रुपए था और सब्सिडी 19 रुपए दी गई थी। किसानों को जौई का 1 किलो बीज 23 रुपए किलो में बांटा था। इसी तरह लहसुन का फुल रेट 136 रुपए था और इस पर किसानों को 32.5 रुपए की सब्सिडी मुहैया करवाई गई थी। किसानों को लहसुन का 1 किलो बीज 103 रुपए में बांटा था। मंडी कुल्लू डबल लेन एनएच का काम शुरू। एनएचएआई को कैंची मोड़ पर चाहिए 10 मीटर जमीन, दशहरे तक दी है मोहलत। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मंडी और कुल्लू के बीच डबल लेन का निर्माण शुरू कर दिया है। इस कड़ी में वोल्वो बस का ट्रायल भी कीरतपुर मनाली एनएच पर किया जा रहा है और जल्द ही वोल्वो बस मनाली पहुंचेगी। एनएचएआई ने अपनी एजेंसियों को रात के समय काम करने के निर्देश दिए हैं। मनाली कीरतपुर नेशनल हाईवे पर सबसे बड़ी मुश्किल कैंची मोड़ पर आ रही है। यहां करीब 10 मीटर जमीन अभी तक एनएचएआई को नहीं मिल पाई है। इस जमीन के उपलब्ध होने के साथ ही कैंची मोड़ में नेशनल हाईवे को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया तेज होगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कुल्लू दशहरा को अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। प्रदेश में आई त्रासदी के बाद यह पहला सबसे बड़ा आयोजन होगा। मुख्यमंत्री सुक्खू पहले ही इस आयोजन में विदेशी ग्रुपों के आने की बात कह चुके हैं। साथ ही शिमला से कुल्लू तक इस उत्सव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। कुल्लू में दशहरे के आयोजन पर सबसे बड़ी भूमिका कीरतपुर मनाली एनएच की रहने वाली है और इसे देखते हुए एनएचएआई ने अब युद्धस्तर पर यहां काम शुरू कर दिया है। यहां सबसे बड़ा इंतजार कैंची मोड़ में 10 मीटर जमीन को लेकर हो रहा है। रात को भी काम जारी। एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित ने बताया कि एनएचएआई ने एनएच बहाल करने का काम युद्धस्तर पर शुरू किया है। कीरतपुर मनाली एनएच पर मंडी और कुल्लू के बीच यातायात बाधित न हो, इसके लिए एजेंसियां रात को काम कर रही है। एनएच को डबल लेन बनाया जा रहा है और इसमें वोल्वो बस के ट्रायल शुरू किए हैं। ट्रायल सफल रहने के बाद एनएच पर वोल्वो बस का संचालन शुरू हो जाएगा। अब सुरंगों की डीपीआर बना रहा एनएचएआई। प्रदेश में आई त्रासदी के बाद अब एनएचएआई ने सुरंगों के निर्माण पर काम शुरू कर दिया है। कीरतपुर मनाली में ही अलग अलग जगहों पर सुरंगों की डीपीआर तैयार की जा रही है। इनमें जिन जगहों पर एनएच पूरी तरह से खत्म हो चुका है, वहां अब नए सिरे से सुरंगों का निर्माण होगा।
कीरतपुर मनाली एनएच पर जल्द ही करीब 2 किलोमीटर की डबल लेन टनल बनाई जा सकती है। इसके प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। छत पर तैयार हो रही 28 मेगावाट बिजली जल्द आवंटित होंगे 131 मेगावाट क्षमता के 93 और प्रोजेक्ट। राज्य में सौर ऊर्जा में बिजली का बड़ा उत्पादन घरों की छतों पर हो रहा है। इस बिजली को ग्रिड के माध्यम से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। मौजूदा समय में प्रदेश में सौर ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता 58 मेगावाट है। इसमें से 38.6 मेगावाट बिजली खुले मैदानों में लगाए गए प्रोजेक्ट के माध्यम से पैदा हो रही है, जबकि 20.28 मेगावाट बिजली घरों की छतों पर लगाए गए ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप प्रोजेक्ट के माध्यम से तैयार की जा रही है। अब आगामी दिनों में सौर ऊर्जा क्षेत्र में 131 मेगावाट की बढ़ोतरी दर्ज होने वाली है। इस आंकड़े के जुड़ते ही प्रदेश में सौर ऊर्जा का कुल उत्पादन 190 मेगावाट पहुंच जाएगा। राज्य सरकार ने 250 किलोवाट से 5 मेगावाट तक की क्षमता के 93 प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं और इन प्रोजेक्ट का काम जल्द शुरू होने की संभावना है। हिम ऊर्जा विभाग के माध्यम से इन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है। हिम ऊर्जा विभाग ने इसके लिए 28 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन की तारीख तय की है। विभाग के पास अभी तक इन प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए 89 आवेदन मिल चुके हैं। इन आवेदनों के माध्यम से कुल 87 मेगावाट बिजली तैयार होने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू विधानसभा सत्र में पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी साझा की थी। उन्होंने बताया कि 500 किलोवाट के प्रोजेक्ट विधानसभा की एक पंचायत में लगाने का फैसला किया गया है। प्रदेश में चल रही 110 ईपसे और 50 ई टैक्सियां। प्रदेश में इस समय 110 ईपसे चल रही हैं, जबकि 50 टैक्सियों को ई टैक्सी के तौर पर चलाया जा रहा है। राज्य सरकार प्रदेश में 12 जगहों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तैयारी में है। इनमें से 11 स्थानों के लिए बिजली बोर्ड को फंड मुहैया करवा दिया गया है। इसके अलावा पेट्रोल पंप में 54 ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की भी तैयारियां राज्य सरकार कर रही है। लाहौल स्पीति में 2 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट। लाहौल स्पीति के लिए 2 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है। इसके अलावा पांगी घाटी के धरवास के लिए 400 किलोवाट के 2 बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए हिलोर और धरवास पंचायतों का चयन किया गया है। साथ ही एचपीपीसीएल को 35 प्रोजेक्ट आवंटित किए गए हैं और इनकी क्षमता 728.4 मेगावाट है। इनमें से 32 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट ऊना जिला के पेखुवेला में आवंटित कर दिए गए हैं। कॉलेजियम को लेकर केंद्र पर फिर भड़का सुप्रीम कोर्ट। छोटे से अल्पविराम के बाद एक बार फिर से न्यायाधीशों की नियुक्तियों को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने सवाल किया कि केंद्र ने अभी तक उच्च न्यायालयों की सिफारिशें कॉलेजियम को क्यों नहीं भेजी है। नामों को मंजूरी देने में केंद्र द्वारा देरी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि वे मामले की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। उच्च न्यायालय के 80 नाम 10 महीने से लंबित हैं। 26 न्यायाधीशों का तबादला और संवेदनशील उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति लंबित है। जस्टिस कौल ने कहा कि मेरे पास इस बात की जानकारी है कि कितने नाम लंबित हैं। इनकी सिफारिश उच्च न्यायालय ने की है, लेकिन कॉलेजियम को ये सिफारिशें नहीं मिली है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है।
पीठ ने उन्हें 2 सप्ताह का समय दिया और कहा कि वे इस मसले पर केंद्र की दलील के साथ आएं। अब इस मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। इस दौरान सख्त टिप्पणी में जस्टिस कौल ने कहा कि कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं खुद को रोक रहा हूं। मैं चुप हूं क्योंकि एजी ने जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है, लेकिन अगली तारीख पर मैं चुप नहीं रहूंगा। ऊना में प्रवासी महिला की गला रेतकर हत्या, दीवारों पर खून के छींटे, छानबीन में जुटी पुलिस। ऊना थाना क्षेत्र के तहत लोअर बसाल में 28 प्रवासी महिला की तेजधार हथियार से गला रेतकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतका की पहचान रेणु देवी, 28, पत्नी राजू निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही एएसपी संजीव भाटिया टीम सहित घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की। मामले की जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। महिला की मौत किसने और क्यों की, इसका पता लगाने के लिए पुलिस टीम जुट गई है। पुलिस विभिन्न पहलुओं पर काम कर रही है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार रेणु देवी करीब 1 महीने से बसाल में किराए के मकान में अकेली रह रही थी। रेणु क्षेत्र के ही एक उद्योग में काम करती थी और रोजाना काम के लिए जाती थी। मंगलवार सुबह उसके मकान का दरवाजा व गेट खुला पाया, जिस पर लोगों ने ग्राम पंचायत प्रधान को सूचित किया। ग्राम पंचायत प्रधान की मौजूदगी में लोग जब कमरे में पहुंचे तो उनके होश फाख्ता हो गए। रेणु कमरे में लहूलुहान अवस्था में पड़ी थी और खून के छींटे दीवार पर भी थे। इसके बाद पंचायत प्रधान ने ऊना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही एएसपी संजीव भाटिया, डीएसपी हरोली मोहन रावत व थाना हरोली प्रभारी सुनील सांख्यान टीम सहित मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेजा। बताया जा रहा है कि महिला क्षेत्र के एक उद्योग में खाना बनाने का काम करती थी और चंडीगढ़ में रह रहे उसके चाचा ने ही उसे यहां काम पर रखवाया था। महिला की हत्या तेजधार हथियार से हुई है। किसने महिला को मौत के घाट उतारा और क्यों उतारा, इसका पता लगाने के लिए पुलिस टीम जुट गई है। एएसपी संजीव भाटिया ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले को लेकर गहन तफ्तीश में जुट गई है। जिला में 15 दिन में 2 प्रवासी महिलाओं के मर्डर। जिला ऊना में 2 सप्ताह में दूसरी प्रवासी महिला का कत्ल हुआ है। इससे पहले अंब क्षेत्र की एक प्रवासी महिला का पंजाब में कत्ल हो गया था। महिला अंब क्षेत्र में रह रही थी, जिसे कुछ लोग पंजाब ले गए थे और वहां उसका मर्डर कर दिया था। अब लोअर बसाल में एक महिला की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई। बीबीएमबी निदेशक मंडल में मिले पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बोले सीएम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि पड़ोसी राज्यों के साथ हिमाचल के हितों से संबंधित विभिन्न मामलों को त्वरित सुलझाया जाए और आपदा से प्रभावित हिमाचल को शीघ्र विशेष राहत पैकेज उपलब्ध करवाया जाए। मुख्यमंत्री आज अमृतसर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वर्ष भारी बारिश से राज्य में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इस अकल्पनीय आपदा में 441 से अधिक लोग काल का ग्रास बन गए और लगभग 13,000 घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों के सहयोग से तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। प्रभावितों के लिए आपदा राहत कोष 2023 स्थापित किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसी आपदा के समय देश के प्रत्येक राज्य को राहत राशि प्रदान करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि हिमाचल को शीघ्र विशेष राहत पैकेज प्रदान किया जाए ताकि हिमाचल के पुनर्निर्माण में उचित सहायता प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर आपदा राहत कोष के प्रचलित मानदंड वर्तमान में हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य की पुनर्निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति के मद्देनजर राज्य को अधिक सहायता राशि की आवश्यकता है। उन्होंने इन मानदंडों में व्यवहारिक संशोधन की मांग भी की। उन्होंने आपदा राहत कोष में सहायता के लिए हरियाणा एवं राजस्थान सरकार का आभार भी व्यक्त किया। सीएम सुक्खू ने हिमाचल में स्थापित 100 मेगावाट की शानन जल विद्युत परियोजना को मार्च 2024 में लीज की अवधि समाप्त होने पर हिमाचल को सौंपने में पंजाब सरकार से सहयोग मांगा। इस विषय में केंद्र सरकार से भी आग्रह किया गया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में हिमाचल ने सदैव अपना पूर्ण योगदान दिया है और जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से राज्य के लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बीबीएमबी की परियोजनाओं में हिमाचल की 7.19% हिस्सेदारी के दृष्टिगत प्रदेश को बीबीएमबी निदेशक मंडल में पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा प्रदान किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बीबीएमबी परियोजनाओं में हिमाचल के लिए 12% निःशुल्क ऊर्जा रॉयल्टी प्रदान करने तथा राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम और सतलुज जल विद्युत निगम जैसे केंद्रीय उपक्रमों की जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल की वर्तमान 12% रॉयल्टी को बढ़ाकर 30% करने का आग्रह किया। उन्होंने हिमाचल को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप बीबीएमबी से बकाया लगभग 4,000 करोड़ रुपए अविलंब दिलवाने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्थापित विभिन्न बांध प्रबंधनों द्वारा जल छोड़ने से पहले उचित पूर्व चेतावनी प्रणाली का उपयोग करने और जलप्लावन मानचित्रण पदंकंजपवद उचचपदह करवाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रदेश में हाल ही में आपदा के समय पौंग बांध, पंडोह डैम और पार्वती 3 बांध से अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़ने से व्यापक स्तर पर तबाही हुई है। उन्होंने कहा कि इस नुकसान की भरपाई करना और पुनर्वास कार्यों में स्वेच्छा से सहभागिता सुनिश्चित बनाना इन बांध प्रबंधनों का नैतिक उत्तरदायित्व है। सीएम सुक्खू ने बैठक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ सीमा विवादों को शीघ्र सुलझाने की केंद्रीय गृह मंत्री से मांग की। उन्होंने कहा कि मोहाल ठेकाधार पधरी में प्रदेश के जिला चंबा और जम्मू कश्मीर तथा सरचू में हिमाचल और लद्दाख के मध्य सीमा विवाद लंबित हैं। सुक्खू ने कहा कि परिषद की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर हिमाचल सरकार ने ठोस कार्य किया है। नशा रोकथाम अभियान, पर्यटन विकास, पर्यावरण संरक्षण और नदियों को प्रदूषण मुक्त करने जैसे क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि परिषद की यह बैठक सदस्य राज्यों के आपसी तालमेल एवं सहयोग को और मजबूत कर आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्र शासित चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्र शासित लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा सहित अन्य सदस्य राज्यों के वरिष्ठ मंत्री, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा सहित अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे। दूर होंगे हिमाचल पंजाब के गिले शिकवे, अमृतसर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भगवंत मान के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार सुबह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर अमृतसर में बैठक की। इस दौरान दोनों के बीच विकासात्मक कार्यों को लेकर चर्चा हुई। दोनों राज्यों के उच्च अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नॉर्थ जोन काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमृतसर गए हैं, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ ब्रेकफास्ट के दौरान अलग से बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और प्रधान सचिव भारत खेड़ा भी मौजूद थे। हिमाचल और पंजाब के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दे वार्ता में चल रहे हैं। इनमें हिमाचल सरकार द्वारा लगाए गए जलोपकर व जोगिंद्रनगर स्थित शानन बिजली प्रोजेक्ट, जिसकी लीज अगले साल खत्म हो रही है, का मुद्दा भी शामिल है। हिमाचल ने इस मामले में पहले ही पंजाब को पत्र लिखकर सूचित कर दिया है। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंजाब के सीमांत जिला अमृतसर के सुप्रसिद्ध एवं जनवरी की आस्था के प्रतीक दुर्गियाना मंदिर में प्रदेश वासियों के उज्ज्वल भविष्य, सुख और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय जीवन पद्धति में मां का स्थान सर्वोच्च है और मां के प्रति समर्पण सफलता एवं आरोग्य की कुंजी है। स्वर्ण मंदिर आस्था और समर्पण का प्रतीक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अमृतसर में ऐतिहासिक एवं विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर में शीश नवाया और सभी के सुखमय जीवन, अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य की प्रार्थना की। स्वर्ण मंदिर समूचे विश्व में हरमंदिर साहिब तथा श्री दरबार साहिब के नाम से विख्यात है और यहाँ देश विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु शीश नवाने पहुँचते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्ण मंदिर हमारी आस्था और समर्पण का प्रतीक है तथा यहाँ मनुष्य को कर्म की प्रधानता और भारतीय संस्कृति की विशालता का बोध होता है। उन्होंने कहा कि गुरुओं की शिक्षाओं की प्रासंगिकता आज पहले से कहीं अधिक है। इस अवसर पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की ओर से मुख्यमंत्री का हरमंदिर साहब में स्वागत किया गया और उन्हें स्वर्ण मंदिर के इतिहास की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। समिति द्वारा मुख्यमंत्री को स्वर्ण मंदिर की प्रतिकृति और धार्मिक पुस्तकों का सेट भी भेंट किया गया। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। जलियांवाला बाग पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सेनानियों को प्रदेशवासियों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम सुक्खू ने कहा कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में रॉलेट अधिनियम के विरोध में तथा स्वतंत्रता सेनानियों सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की रिहाई के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हजारों लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की नृशंस कार्यवाही के जख्म आज भी नहीं भरे हैं। सीएम ने देखी विभाजन की तस्वीरें। मुख्यमंत्री ने अमृतसर में भारत पाकिस्तान बंटवारे की दुखद स्मृतियों के प्रतीक विभाजन संग्रहालय का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1947 में भारत के विभाजन से प्रभावित लोगों के दुख और तकलीफ को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना अत्यंत कठिन है। उन्होंने कहा कि ऐसी विनाशकारी स्मृतियों से उबरने के लिए राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना को और मजबूत किया जाना आवश्यक है। उन्होंने संग्रहालय में प्रदर्शित दस्तावेजों और वस्तुओं में रुचि दिखाई। बिलासपुर शहर में फंदे से झूला 45 वर्षीय शख्स, पुलिस ने मकान की खिड़की तोड़ निकाला शव। बिलासपुर शहर में एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान दियारा सेक्टर निवासी उम्र 45 साल के तौर पर हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर भेज दिया है। अभी तक आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से यह व्यक्ति अपने घर में मौजूद नहीं था, वहीं अपने चेतना चौक के साथ बने दूसरे घर में पहुंच गया था।
हालांकि परिजनों ने इस व्यक्ति की तलाश की, लेकिन कोई भी पता नहीं चल पाया। मोबाइल फोन पर भी संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। संदेह के आधार पर मंगलवार को चेतना चौक के समीप बने दूसरे मकान के पास स्थानीय लोग पहुंचे और पुलिस को भी सूचित किया। पुलिस ने खिड़की तोड़कर अंदर देखा तो व्यक्ति ने फंदे से लटका हुआ था। उधर डीएसपी हेडक्वार्टर मदन धीमान ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। धू धू कर जला पीज जंगल, कुल्लू में शरारती तत्वों ने लगाई आग, वन संपदा राख। जिला मुख्यालय कुल्लू के साथ लगते पीज के जंगल में आग लगी है। शरारती तत्वों ने जंगल में आग लगाई है, जिससे लाखों की वन संपदा राख हो गई है। इसके साथ रिहायश भी है। इसके पीछे से यह आग की चिंगारी भड़की और जंगल के बड़े एरिया तक फैली। काफी देर तक आग बुझाने के लिए न ही वन विभाग और न ही क्षेत्र के लोग पहुंचे। अभी भी जंगल सुलग रहा है। गोल्डन टेम्पल पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पंजाब के सीएम से द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बात। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मंगलवार सुबह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर अमृतसर में बैठक की। इस दौरान दोनों के बीच विकासात्मक कार्यों को लेकर चर्चा हुई। दोनों राज्यों के उच्च अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने शीश नवाया और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की। साथ में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और प्रधान सचिव मुख्यमंत्री भरत खेड़ा भी मौजूद रहे। छुट्टियां मनाने शिमला पहुंची सोनिया और प्रियंका गांधी। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ शिमला पहुंची हैं। कांग्रेस की दोनों नेत्रियां छुट्टियां मनाने शिमला आई हैं। वे आगामी कुछ दिनों तक प्रियंका गांधी के घर छराबड़ा में ठहरेंगी। दिल्ली से चंडीगढ़ तक दोनों फ्लाइट से आए। उसके बाद सड़क मार्ग से कड़ी सुरक्षा के बीच सोनिया और प्रियंका वाड्रा का काफिला सुबह 10 बजे शिमला से छराबड़ा निकला। कुछ दिन तक दोनों छराबड़ा में रुकने का कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी वाड्रा शिमला के छराबड़ा स्थित अपने घर पर रुकी हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा 12 सितंबर को प्रदेश के दौरे पर थीं और अपने आवास पर रुकी थीं। इस दौरे के दौरान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कंडाघाट स्थित रामलोक मंदिर भी जा सकती हैं। इससे पहले भी सोनिया गांधी का रामलोक मंदिर जाने का कार्यक्रम तय हुआ था, लेकिन खराब मौसम की वजह से दौरा टालना पड़ा था। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ शिमला पहुंची हैं। कांग्रेस की दोनों नेत्रियां छुट्टियां मनाने शिमला आई हैं। वे आगामी कुछ दिनों तक प्रियंका गांधी के घर छराबड़ा में ठहरेंगी। दिल्ली से चंडीगढ़ तक दोनों फ्लाइट से आए। उसके बाद सड़क मार्ग से कड़ी सुरक्षा के बीच सोनिया और प्रियंका वाड्रा का काफिला सुबह 10 बजे शिमला से छराबड़ा निकला। कुछ दिन तक दोनों छराबड़ा में रुकने का कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी वाड्रा शिमला के छराबड़ा स्थित अपने घर पर रुकी हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा 12 सितंबर को प्रदेश के दौरे पर थीं और अपने आवास पर रुकी थीं। इस दौरे के दौरान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कंडाघाट स्थित रामलोक मंदिर भी जा सकती हैं। इससे पहले भी सोनिया गांधी का रामलोक मंदिर जाने का कार्यक्रम तय हुआ था, लेकिन खराब मौसम की वजह से दौरा टालना पड़ा था।
कांग्रेस की प्रवक्ता डोली शर्मा के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने कहा कि नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय संसदीय प्रणाली में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाना है। नारी वंदन अधिनियम मोदी द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया और दोनों सदनों में पारित करवाया गया। डा बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी व अन्य पार्टियों में इस बात की होड़ लगी है कि कैसे इस कानून का श्रेय लिया जाए। उसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता डोली शर्मा ने शिमला में झूठ का पिटारा खोला। भाजपा ने कहा कि देश के 75 वर्षों में से 60 वर्ष तक राज करने वाली कांग्रेस ने महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया और आज भाजपा ने आरक्षण दिया तो छटपटाहट महसूस हो रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत के साथ उसका विरोध किया। समाज के सभी वर्गों का कल्याण कर रही सरकार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा कर्नल धनीराम शांडिल ने सोमवार को शिमला में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम लोगों के सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों एवं अन्य कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार संवेदनशील वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इनके उत्थान पर विशेष बल दे रही है। प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति परिवारों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भी प्रयासरत है। बैठक में जिला शिमला के रझाना में कोली समाज सामुदायिक केंद्र के निर्माण की समीक्षा भी की गई। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव एम सुधा देवी, अतिरिक्त निदेशक ई सोमसा नीरज कुमार गुप्ता और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। जल्द सत्ता से दूर होगी कांग्रेस, बिंदल बोले। कई कैबिनेट मीटिंग के बाद भी बेकार घूम रहे युवा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने चौड़ा मैदान में आयोजित की गई भाजपा की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार अब जल्द ही सत्ता से दूर होने वाली है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने अभी 10 माह का समय पूरा हुआ है और 10 माह के भीतर ही जनता के बीच सरकार के प्रति इतना रोष है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि जैसे ही वह सत्ता में आएंगे तो प्रदेश की 22 लाख बहनों को हर महीने 1500 रुपए की राशि जारी की जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि महिलाओं को यह राशि अभी तक नहीं मिल पाई है। राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि पहली ही कैबिनेट में प्रदेश में 1 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज तक कई कैबिनेट की बैठकें हो गई और युवा आज भी बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। आउटसोर्स कर्मियों को कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स, अनुबंध व कई विभागों में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। मानसून सत्र के आरंभ होते ही घेराव, हल्ला बोल, आंदोलन, धरने प्रदर्शन का दौर विभिन्न राजनीतिक दल, कर्मचारी, विद्यार्थी व संगठन द्वारा लगातार जारी है, जो सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। भाजपा का प्रदर्शन फेल, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, बिना सत्ता के हताश हो गए हैं विपक्षी नेता। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा द्वारा शिमला में विधानसभा के बाहर किए गए धरना भाजपा नेतृत्व की हताशा व निराशा को बयां करने वाला प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में भाजपा भीड़ एकत्रित करने में फेल हो गई। मुट्ठी भर लोगों के साथ प्रदर्शन कर भाजपा की स्थिति हास्यास्पद बनी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता केवल मंच से एक दूसरे से आगे भाषण देने में निकलने की ही दौड़ में रहे। उन्होंने कहा कि एक भी भाजपा के नेता ने आपदा पर शब्द नहीं बोला।
आपदा राष्ट्रीय आपदा घोषित हो, इसकी मांग नहीं की गई। प्रधानमंत्री हिमाचल को आपदा का पैकेज दे, इसको लेकर कर बात नहीं की गई। आपदा में 400 से अधिक लोगों की दुखद मृत्यु हुई, उस पर कोई बात नहीं की गई। कोई शोक व्यक्त नहीं किया गया, केवल राजनीति करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को कांग्रेस सरकार माकूल जवाब दे रही है। उन्होंने कहा कि हमने सबसे बड़ी गारंटी ओपीएस की पूरी की है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 1500 महिलाओं को मिले, इसको लेकर जो गारंटी दी गई है उसे पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार देने का क्रम शुरू कर दिया गया है। देश का सुरक्षा चक्र हैं हमारे जवान, शिपकिला सैन्य पोस्ट पर पहुंचे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अपने 3 दिवसीय किन्नौर दौरे के तहत मंगलवार को 13,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर शिपकिला स्थित सेना की पोस्ट और भारत तिब्बत सीमा बल की चौकी का दौरा किया। लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला भी उनके साथ थीं। सेना के अधिकारियों ने राज्यपाल को सीमा की सैन्य व्यवस्था से अवगत करवाया। राज्यपाल का शिपकिला का यह पहला दौरा था। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि वह यहां तैनात जवानों के उत्साह से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि यहां जवान कठिन परिस्थितियों में देश की सुरक्षा में समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि देश के हर कोने से जवान यहां तैनात हैं, जिनका एक ही धर्म है, देश की सुरक्षा। उन्होंने कहा कि इन वीर सैनिकों के कारण ही हम सुरक्षित हैं। उन्होंने इन्हें देश का सुरक्षा चक्र कहा। उन्होंने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि वे उनके बीच हैं। राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, कमांडर ब्रिगेडियर आरपी सिंह, उपायुक्त तोरूल रवीश, पुलिस अधीक्षक विवेक चहल, शिपकिला सैन्य पोस्ट के हेड मेजर जॉय कपफोह, आईटीबीपी के एसीजीडी विनोद कुमार भारती तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। जयराम ठाकुर ने सरकार पर साधा निशाना, बोले प्रदेश सरकार की नीति से बर्बाद हो रहे उद्योग। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की सुक्खू सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। न सरकार में तालमेल है और न ही मंत्री और मुख्यमंत्री में। इसका खामियाजा प्रदेश को उठाना पड़ रहा है। सरकार की नीतियों के चलते प्रदेश के उद्योग बर्बाद हो रहे हैं। नई उद्योग इकाइयां बंद होने की कगार पर है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार प्रदेश में चल रहे उद्योगों को दी गई रियायतें खत्म करके उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। उद्योगों की बिजली शुल्क बढ़ाने समेत अन्य रियायतें खत्म करने से उद्योग प्रदेश से दूरी कर रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब प्रदेश से उद्योग पूरी तरह किनारा कर लेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य को आगे ले जाने में उद्योगों का बड़ा योगदान होता है, परंतु इस सरकार में किसी प्रकार की उद्योग पॉलिसी नहीं है। अगर सरकार इसी ढर्रे पर चलती रही तो वह दिन दूर नहीं जब प्रदेश में नई इंडस्ट्री आनी तो दूर की बात है, जो है वह भी चली जाएंगी। सुक्खू को सत्ता में आए 10 महीने का समय हो गया। इन 10 महीनों में इस सरकार ने उद्योगों को चौपट करने के अलावा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस सरकार में माफिया को संरक्षण देकर उद्योगों और उद्योगपतियों को परेशान किया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार द्वारा शुल्क बढ़ाकर उनकी कमर तोड़ी जा रही है। इसका असर आपदाग्रस्त प्रदेश में भी पड़ेगा। जरूरी चीजें भी महंगी हो जाएंगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब तक उद्योगों के अनुकूल माहौल नहीं होगा, तब तक प्रदेश में उद्योग धंधे आने से रहे। स्थानीय स्तर पर भी युवा किसी प्रकार की उत्पादन इकाइयां स्थापित करने से भी पीछे हटेंगे।
उन्होंने कि प्रदेश में उद्योगों को संरक्षण और प्रोत्साहन देने नियत बनाए और स्पष्ट करे कि प्रदेश में उद्योगों को गति देने के लिए प्रदेश सरकार क्या नीति अपना रही है। 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने देश भर में रोजगार मेला के माध्यम से 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने सभी नवनियुक्त युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए आह्वान किया कि सभी युवा पूरी लगन और क्षमता से अपना काम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन को आगे बढ़ाएं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश से किया हर वादा निभाया है। इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र पाने वाले हिमाचल प्रदेश के 110 युवा भी शामिल थे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। ऊना में हुई महिला की हत्या पर बोले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। अपराधियों में किसी प्रकार का भय ही नहीं है। आए दिन प्रदेश में हत्या की वारदात सामने आती रहती है। ऊना में एक महिला की बर्बर तरीके से हत्या करके उसकी लाश फेंक दी गई। प्रदेश में इस तरह के हालात आज के पहले नहीं थे। कानून व्यवस्था किसी भी प्रकार से सरकार की प्राथमिकता नहीं है। देवभूमि में इस तरह के कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सरकार कानून व्यवस्था के मामले में सख्त से सख्त कदम उठाए। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और आइए बातचीत में शामिल हों। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।